तो जैसे जैसे यूक्रेन को नेटो देशों से मिलने वाली मदद बढ़ रही है, वैसे वैसे ही दुनिया में परमाणु जंग छिड़ने की आशंकाएं हकीकत में तब्दील होती दिखने लगी। और इसकी वजह है पुतिन का वो न्यूक ऑर्डर, जिसके बाद नेटो देशों की हवाइयां उड़ी हुई हैं। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने पुतिन की न्यूक आर्मी के बारे में ऐसा खुलासा किया जो नेटो समेत पूरे यूरोप और अमेरिका को डरा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे क्या है वो खुलासा और क्या है पुतिन का न्यूक ऑर्डर। देखिए वॉर जोन से विद्यानाथ झा की ये एक्सप्लोसिव रिपोर्ट। Russia continues to look to the DPRK when it comes to other forms of assistance for its illegal war against Ukraine. Если не применит первый, ни при каких обстоятельствах, значит и второй тоже не применит, потому что возможности применения в случае нанесения ядерного удара по нашей территории, они сильно ограничены. पहला परमाणु हमला हम नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम पर परमाणु हमला हुआ तो हम छोड़ेंगे भी नहीं। पुतिन के यही तेवर नाटो और अमेरिका के होश उड़ा चुके हैं और इस बात पर भी मुहर लग चुकी है कि अब इस जंग को परमाणु युद्ध में बदलने से टालना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि पुतिन न पीछे हटने को तैयार हैं न झुकने को। अभी रूस ने सिर्फ न्यूक्लियर गियर पर हाथ भर रखा है, अमेरिका से लेकर नाटो देशों की हवाइयां उड़ी हैं। अमेरिका का कहना है कि रूस अपने न्यूक्लियर जखीरे को लगातार बढ़ाने में लगा है। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने दावा किया है कि रूस परमाणु जखीरे को बढ़ाने में लगा है। रूस अपना न्यूक्लियर भंडार तो बढ़ा ही रहा है, साथ ही साथ वो अपने परमाणु हथियारों को हाईटेक भी बना रहा है। Weaponry, including ballistic missiles. In turn, we have imposed these export controls on Russia in a fairly novel and especially painful way on the Russian military-industrial complex, such that Russia now certainly does not have the same access to the key inputs, the key raw ingredients. It needs to indigenously produce some of its war-making capabilities and machinery, including ballistic missiles. So the concern remains that Russia may look to other countries, including Iran, to help replenish its stocks of ballistic missiles, just as we continue to be concerned that Russia continues to look to the DPRK. यूक्रेन को घुटनों पर लाने के लिए पुतिन ने अब न्यू चैप्टर पर सिग्नेचर कर दिए हैं, जिसका मतलब है कि वो ऐलान कर चुके हैं कि रूस की सुरक्षा के लिए अगर उन्हें परमाणु बम भी गिराना पड़े तो वो झिझकेंगे नहीं। По поводу того, что Россия ни при каких обстоятельствах не применит первый, но если не применит первый, ни при каких обстоятельствах, значит и второй тоже не применит, потому что возможности применения в случае нанесения ядерного удара по нашей территории, они сильно ограничены. Тем не менее, у нас стратегия наша применения средств защиты, а именно как защиту мы рассматриваем оружие массового поражения, ядерное оружие. अमेरिका को डर है कि कहीं अगर पुतिन ने परमाणु बटन दबा दिया तो क्या होगा। किस्कर्क हमले के बाद से पुतिन के एटॉमिक बॉम्बर्स गायब हैं। दुनिया को परमाणु बम के हमले का डर सता रहा है। पुतिन के परमाणु जखीरे को बढ़ाने की आशंका के बाद अमेरिका के अल्टीमेटम से पुतिन तमतमाए हुए हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को लेकर पुतिन ने कर दिया है बड़ा ऐलान। पुतिन ने साफ कर दिया है कि अगर जरूरत पड़ी और परमाणु हथियारों का इस्तेमाल होता है तो रूस ऐसा पहला देश नहीं होगा दुनिया का जो इन हथियारों का इस्तेमाल करेगा। रूस ने साफ साफ कहा है कि इससे पहले अमेरिका इस तरह के हथियारों का इस्तेमाल कर चुका है। पुतिन ने एक पत्रकार के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि अपनी रक्षा के लिए हमें जो भी कदम उठाना पड़ेगा वो कदम हम उठाएंगे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अभी वो परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को लेकर किसी तरह का कोई मन नहीं बनाए हुए हैं, लेकिन अगर जरूरत पड़ती है देश हित में देश की रक्षा करने के लिए तो वो कोई भी कदम उठाने को तैयार हैं। जाहिर सी बात है कि इससे पहले भी रूसी मीडिया की तरफ से यह दावा किया गया था कि बहुत जल्द तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है और परमाणु
परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की भी आशंका जाहिर की गई थी। इसके बाद से ही पश्चिमी देशों में एक खौफ का माहौल था और अमेरिका, ब्रिटेन समेत तमाम पश्चिमी देश रूस पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे ताकि परमाणु हथियारों का इस्तेमाल ना हो। रूस यूक्रेन जंग को करीब 10 महीने पूरे हो चुके हैं और अब ये जंग परमाणु अटैक की तरफ बढ़ रही है। अगर ये युद्ध अब लंबा खिंचता है तो इसका अंजाम बेहद घातक साबित हो सकता है, क्योंकि इसके लंबे चलने के बाद भी जंग का कोई नतीजा अब तक नहीं निकला है। दुनिया के परमाणु हमले की आग में झुलसने का खतरा इसलिए बढ़ता जा रहा है क्योंकि नाटो और अमेरिका के हथियारों की बदौलत रूस पर यूक्रेन जमकर आग बरसा रहा है। रूस और यूक्रेन की जंग हर रोज घातक होती जा रही है। बीती रात रूस की तरफ से कई हमले किए गए, लेकिन यूक्रेन के ज़ेपोरिज़िया में रूस ने जो अटैक किया ग्रास से, वो बेहद ही घातक हमला था, क्योंकि एक साथ कई जगहों पर बम ब्लास्ट किया गया, एक साथ कई जगहों को अटैक किया गया। दरअसल ज़ेपोरिज़िया वो इलाका है जहां अब धीरे धीरे रूस कब्जा करने की कोशिश में आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा बखमुट में 100 मीटर की दूरी पर दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। दरअसल बखमुट डोनेस्क का इलाका है और डोनेस्क को पूरी तरीके से अपने काबू में करने में अब रूस लगा हुआ है। हालांकि दूसरी तरफ से यूक्रेन ने दावा किया है कि बखमुट का अभी भी बड़ा इलाका ऐसा है जहां पर यूक्रेन का ही कब्जा है। तो डोनबास से आगे निकलकर ज़ेपोरिज़िया में, क्योंकि यहां पर न्यूक्लियर पावर प्लांट है और उस पर रूस की नजर है, पुतिन की नजर है, तो वहां पर हमले तेज कर दिए गए हैं। दूसरी तरफ खेरसोन में रूसी सेना को जवाब देते हुए टैंक पर यूक्रेन की तरफ से अटैक किया गया और यह अटैक ड्रोन के जरिए किया गया, जिसमें रूसी सेना की कई टैंक तबाह हो गए। तो रूसी सेना ने भी पलटवार किया और यूक्रेन के कई जवानों को मौत के घाट उतारने का रूस की तरफ से दावा किया गया है। तो कई रिहायशी इलाकों पर भी रूस की तरफ से अटैक किए गए हैं। लेकिन इस सबसे अलग डोनेस्क का जो इलाका है, वहां पर भीषण जंग है और दोनों तरफ से गोलाबारी हो रही है। यूक्रेन भी इस इलाके में गोले बारूद बरसा रहा है, तो रूस भी इस इलाके में गोले बारूद बरसा रहा है, क्योंकि इसे काबू में करने की कोशिश लगातार यूक्रेन की तरफ से हो रही है, क्योंकि इसके बड़े हिस्से पर रूस ने कब्जा जमा लिया हुआ है। दोनों देशों की मंशा इस जंग को जल्द से जल्द खत्म करने की है, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। इसलिए अब पश्चिमी देश भी चाहते हैं कि युद्ध को किसी तरह से रोका जाए। अब अमेरिका भी कई बार पुतिन से युद्ध रोकने की अपील कर रहा है। These atrocities which we now face in our country is a result of direct impunity which Russia enjoyed for decades. Because for decades, Russian military committed war crimes in many countries of the world, and they have never been punished, even for the horrible things that they have done in Syria. They believed they can do whatever they want. And now we must break this circle of impunity. We must establish international tribunal and hold Putin, Lukashenko and other war criminals accountable. पुतिन के परमाणु बॉम्बर्स का खौफ दुनिया पर इस कदर है कि अमेरिका को दिए गए हथियार ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के एयर डिफेंस सिस्टम सब के सब बेबस साबित हो रहे हैं, क्योंकि बैटलफील्ड में काल बनकर दुश्मन पर बरसती पुतिन की मिसाइलें अब तक 36 S-300 मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम को धुआं कर चुकी हैं। अमेरिका ने यूक्रेन को जो एयर डिफेंस सिस्टम दिए हैं वो नाकाम साबित हो रहे हैं, उनमें तकनीकी खामियां हैं और यही वजह है कि रूस के अटैक को रोकने में नाकाम हो रहा है यूक्रेन। और यही नहीं, जवाबी कार्रवाई भी ठीक से यूक्रेन की तरफ से नहीं हो पा रहा है। दरअसल जिस तरीके से S-300 सिस्टम यूक्रेन गंवा रहा है, उसको देखते हुए यह कहा जा रहा है कि अब तक 36 ऐसे S-300 सिस्टम हैं जो यूक्रेन के बर्बाद हो गए हैं और आने वाले दिनों में जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको लेकर यूक्रेन परेशान हो सकता है, क्योंकि इससे पहले भी हिमार्स सिस्टम जो यूक्रेन को अमेरिका की तरफ से दिया गया था, उस पर भी सवाल उठे थे। उस पर भी कहा गया था कि दरअसल
अमेरिका ने जो सिस्टम दिया है उसमें जो प्रहार करने की क्षमता है, दूरी है, उसको कम करके दिया गया है ताकि रूस के भीतर वो अटैक ना कर सके। जबकि दूसरी तरफ यूक्रेन इस कोशिश में है कि ना सिर्फ वो अपना बचाव करे बल्कि अब रूस के अंदर घुसकर भी उसके मिसाइल, उसके बम बरसे ताकि रूस पर प्रहार किया जा सके और करारा प्रहार करके इस जंग के मैदान में यूक्रेन खड़ा रह सके। नाटो देशों के दिए हथियारों के दम पर यूक्रेन रूस के सामने डटा तो है, मगर सिर्फ टारगेट बनने के लिए। जैसे जैसे सर्दियां बढ़ रही हैं, यूक्रेन के हौसले ठंडे पड़ते दिख रहे हैं। फिनलैंड, फ्रांस जैसे उनके नाटो के साथी भी अपनी जनता के विरोध के आगे मदद के अपने हाथ पीछे खींचने को मजबूर हो चुके हैं। अमेरिका की दी गई मदद को पुतिन बैटलफील्ड में दफन करते जा रहे हैं। रूस यूक्रेन फतेह से कम पर कुछ मानने को तैयार नहीं है और अब पुतिन की चेतावनी ने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है। वॉर जोन से विद्यानाथ झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। और देखिए, सभी जानते हैं कि रूस के साथ यूक्रेन की जंग 10 महीने की हद पार कर दी और इस जंग में अब तक ना तो रूस को फायदा हुआ ना यूक्रेन को फायदा हुआ। अलबत्ता दोनों देश भीषण आर्थिक, व्यापारिक, सामरिक और कारोबारी और पर्यावरणीय नुकसान को इस वक्त झेलने को मजबूर है। पुतिन के परमाणु हमले के अल्टीमेटम ने रूस के दुश्मनों की नींद उड़ा दी है। पुतिन ने दो टूक कह दिया है कि हमारे पास एक से बढ़कर एक महाविनाशक हथियार हैं, ऐसे हथियार जिनका तोड़ ना तो नाटो के 30 देशों के पास है और ना ही खुद को सुपर पावर बताने वाले अमेरिका के पास। पुतिन ने ऐलान कर दिया है कि अगर रूस के आसमान पर दुश्मन की चिड़िया भी फड़फड़ाती है तो उसके परमाणु बम दुश्मन को जलाकर राख कर देंगे। पुतिन ने अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर हमें खतरा हुआ तो रूस महातबाही ले आएगा। Правда, от противника ничего не останется, потому что перехватить сотни ракет невозможно. И вот это, конечно, сдерживающий фактор, серьезно сдерживающий фактор. Но если противник считает потенциально, что возможно использование теории превентивного удара, а мы нет, то все-таки это нас заставляет задуматься. पुतिन के जंगी तेवर देखकर नाटो और अमेरिका दहशत में है। नाटो महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने चिंता जताई है कि यूक्रेन में लड़ाई उसके काबू से बाहर हो सकती है। अगर जल्द ही ये जंग खत्म नहीं हुई तो रूस यूक्रेन की जंग रूस और नाटो के बीच युद्ध बन सकती है। ऐसा हुआ तो ये तय है कि इसकी सजा पूरा यूरोप भुगतेगा। नाटो के साथ सीधी परमाणु जंग होने पर क्या होगा, इसकी तबाही कैसे यूरोप का सर्वनाश कर देगी, रूस ने इसका एक सिमुलेशन जारी किया है। अगर ये जंग होती है तो खतरा नाटो देशों में रहने वाले 94 करोड़ 22 लाख से ज्यादा लोगों के सिर पर मंडराएगा, जबकि रूस के 14 करोड़ लोग संकट में होंगे। इस हमले के प्रभाव को रूस ने 3 चरणों में बांटा है। पहला, परमाणु बम गिरने के 24 घंटे के भीतर 178 मिलियन लोगों की मौत हो जाएगी। हमले के 24 घंटे के भीतर रूस के 63% लोग और नाटो के 9% लोग मारे जाएंगे। of the combined NATO population. हमले की दूसरी स्टेज यानी न्यूक्लियर फॉलआउट में हमले के 48 घंटे के भीतर 186 मिलियन से ज्यादा लोगों की मौत हो जाएगी। फॉलआउट में मरने वालों की तादाद न्यूक्लियर हमले के पहले 24 घंटे में हुई मौत से ज्यादा होगी। मौतों में ज्यादातर कैंसर से संबंधित बीमारियां होंगी। Stage 3. हमले की तीसरी स्टेज यानी न्यूक्लियर विंटर, ये स्टेज पूरी दुनिया का वातावरण प्रभावित करेगी। धूल और राख का गुबार पूरी धरती के चारों तरफ वायुमंडल में फैल जाएगा। सूरज की किरणें धरती तक नहीं पहुंच पाएंगी और धरती का तापमान 0 से नीचे चला जाएगा, ठीक शॉ एज जैसा, जिसमें हर जिंदा चीज बर्फ में जम जाएगी। हमले के 10 महीनों के भीतर दुनिया के 7% लोग मर जाएंगे। रूस के सिमुलेशन ने परमाणु तबाही के पहले ही दुनिया को डरावनी तस्वीरें दिखा दी हैं।